Okay, good morning, all of you. Good Let us morning. start. Good morning, sir. Good morning. Let us start the introduction of Hadoop today. So, before we introduce the Hadoop, let us introduce what is the meaning of a big data, or what was the big data and why the Hadoop was introduced. So basically, the data, when we are talking about data, तो डेटा आज की डेट में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अगर हमारे पास डेटा है कस्टमर्स का, तो वी कैन हैव अ टारगेट बेस्ड मार्केटिंग। अगर हमारे पास डेटा है तो हम अपने व्यापार की बात करें अगर, या अपने बिजनेस की बात करें, या बिजनेस में कुछ एनालिटिक्स की बात करें कि मुझे सेल कितनी क्या निकालनी है, कौन सा सामान कब बिकने वाला है, दीपावली पे क्या बिकेगा, होली पर क्या बिकेगा, उन सब चीजों का एनालिसिस करने के बाद एक बिजनेस में एक बहुत ही डिफरेंट ट्रेंड ला सकते हैं, बहुत ही डिफरेंट ग्रोथ ला सकते हैं। अगर हम ये बात इसी चीज का उपयोग करके पॉलिटिशियंस भी आजकल उपयोग करते हैं कि वो देख लेते हैं कि कैटेगरी वाइज लोग कैसे हैं। कैटेगरी वाइज से मतलब है जब वो जातिवाद की बात करते हैं तो देख लेते हैं किस एरिया में SC ST लोग ज्यादा रहते हैं, किस एरिया में मोहम्मडन ज्यादा रहते हैं, किस एरिया में हिंदू ज्यादा रहते हैं, किस एरिया में क्रिश्चियन ज्यादा रहते हैं, कहाँ पर माइनॉरिटीज ज्यादा हैं, कहाँ पर जैन ज्यादा हैं। तो उसके हिसाब से वो क्या करते हैं, अपनी पॉलिसीज को डिफाइन कर लेते हैं। मतलब जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो होती है ना नेताओं की, वो पॉलिसी यहीं से डिसाइड हो जाती है कि भाई उस अपन इस एरिया में जा रहे हो तो वहां भाई मुस्लिम ज्यादा है, तो उन्होंने अपनी एक टोपी लगा के चले गए। वैसे जिंदगी में टोपी नहीं लगाएंगे, लेकिन उस समय टोपी लगा के जाएंगे और बात करेंगे तो अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम सलाम की बात करने लगेंगे। मतलब ये क्या है, जो दो चेहरे वाले लोग हैं ऐसे। तो ये कहां से आता है डेटा? ये डेटा हमारे पास आता है उनकी वोटर लिस्ट से। उस वोटर लिस्ट से डेटा इकट्ठा किया और उनने उस पर एनालिसिस किया कि मुझे किस एरिया में जाना है और किस एरिया में किस तरह से लोगों को डील करना है। क्रिश्चियन के बाद हम सोसाइटी में चले गए तो वहां गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून और फादर ब्रदर और मर्दर ऐसी बात करने लगते हैं। हिंदू के पास गए तो जयराम जी वाली भाषा में बात करने लगते हैं, जैन के पास गए तो जय जिनेन्द्र की बात करने लगते हैं। तो जो डेटा है इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट आज की डेट में। और डेटा ही का एक खेल है, पूरा का पूरा डेटा का खेल है। सो डेटा हैज अ इनॉर्मस पावर टू अफेक्ट वेरियस इंसिडेंट एंड द ट्रेंड्स, जो हम बात अभी कर रहे थे। द डेटा इज नॉट ओनली यूज्ड बाय द कंपनीज टू अफेक्ट द कंज्यूमर, but also used by politicians to affect the elections. This huge data is referred to as a big data, and this data is being produced at such an exponential rate that it needs to be maintained, analyzed and tackled. जब हमारे पास इतना बड़ा डेटा आ गया, इस डेटा को जब मुझे मैनिपुलेट करने की बात आई, इस डेटा को मुझे मेंटेन करने की बात आई, इस डेटा को एनालाइज करने की बात आई, तो मुझे एक सिस्टम की जरूरत पड़ी, दैट वाज हडूप। अब हडूप की जरूरत क्यों पड़ी? तो क्वेश्चन है कि हमारे पास इतना बड़ा डेटा है कि हमारे पास जो सिस्टम्स थे जिसमें 1 TB हार्ड डिस्क है, 4 GB 8 GB 16 GB हम उसमें रैम यूज कर रहे हैं, दे वे नॉट हैविंग द कैपेसिटी टू हैंडल इट। जब हम उसमें डाला, उसमें डेटा को एनालिसिस करने की बात करी, तो सिस्टम हमारा इतना स्लो हो गया, हैंग होने लगा, और हम इतना सब्र नहीं कर पाते, हम इतना वेट नहीं कर पाते कि हम उसके रिजल्ट के लिए वेट करें। तो क्या होता है कि अपन परेशान हो गए और हम नहीं कर पा रहे थे काम। तो एक हडूप एक सिस्टम आया जिसमें हम डेटा को एनालिसिस करेंगे, डेटा को हम सिस्टमेटिकली मेंटेन कर पाएंगे। अगर हम और बात करें इसकी एग्जाम्पल की बात, अगर हम इसको एग्जाम्पल से रिलेट कर लें तो हमें बड़ी आसानी हो जाएगी समझने में। आप रिलायंस सभी लोग जाते हैं, ठीक है, रिलायंस में आपका मोबाइल नंबर डल जाता है, इसके अलावा तो वो कोई डेटा आपसे नहीं लेता है, वो आपसे कहता है सर आपका मोबाइल नंबर। अब मोबाइल नंबर जब आप डालते हो तो मोबाइल नंबर से उसको ये पता चल जाता है कि जो कस्टमर आया है उसने 1000 रुपए का सामान कब खरीदा, 5000 का कब खरीदा, उसने ग्रोसरी खरीदी है, उसने कपड़ा खरीदा है, उसने अदर आइटम्स खरीदे हैं। मतलब उसमें भी डिवीजन हो गया। मतलब अकॉर्डिंग टू द पेइंग कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन, अगर हमें पेइंग कैपेसिटी किसी व्यक्ति की पता चल जाए तो हम अपना विजन,
अपना टारगेट उस हिसाब से बनाएंगे। क्योंकि देखो रिलायंस का टारगेट क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो रिलायंस हैज ओनली टारगेटेड मीडियम क्लास पर्सन। उसका केवल और केवल एक ही टारगेट है, मीडियम क्लास। क्यों है? क्योंकि वो समझ गया है कि मीडियम क्लास ही एक बहुत बड़ा बिजनेस सेक्टर है जहां से उसको ग्रोथ मिल सकती है। तो जियो का देखो तो मीडियम क्लास और लोअर क्लास को उसने टारगेट करके 399, 299, 199 के टारगेट दिए। कुछ कंपनीज का टारगेट बड़े लोग ही होते हैं। उनने कहा कि साहब मुझे स्टूडेंट ही नहीं चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात करें, हम संस्कार वैली की बात करें, भोपाल में आप बहुत सारे लोग भोपाल के हैं। संस्कार वैली का टारगेट या डीपीएस का टारगेट क्या है? दोज फैमिली विच कैन पे 1 लाख रुपीज एज अ फीस, 2 लाख रुपीज एज अ फीस, 3 लाख रुपीज एज अ फीस। अगर हम बात करें इंजीनियरिंग कॉलेज में तो एसआरएम यूनिवर्सिटी है, एमआईटी है, मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उनका अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो उनका फीस स्ट्रक्चर कितना है? 20 lakhs to 30 lakhs रुपीज फॉर 4 ईयर। वो सीधा पैकेज ही देते हैं कि साहब आपको 4 साल में 27 लाख रुपए जमा करना है मणिपाल में। मतलब उनका टारगेट क्या है? मुझे केवल पैसे वाले बच्चे ही चाहिए। और वहीं अगर देखें तो वीआईटी वेलूर का एक दूसरा टारगेट है, नंबर 1 टारगेट है उसका, मुझे एकेडमिशियन चाहिए। मतलब उसने क्या किया, हर जिले से टॉपर्स बच्चों को उठा लिया। फिर उसने क्या कहा, 100 सीट उससे भर ली, तो उसके पास क्या हो गया, 100 बच्चों का स्टाफ कैसा है, बेस्ट स्टाफ ऑफ द स्टेट। हर जिले के 5-2 बच्चे उसने उठाए हैं जो वहां के टॉपर्स हैं, उनको उसने फ्री में पढ़ा दिया। और उनने वो डेटा उठा के ले गए, उन बच्चों को उठा के ले गए, उनको 4 साल फ्री में पढ़ाया। जब उन होशियार बच्चों को, जब हम इंटेलिजेंट बच्चों को फ्री में पढ़ाएंगे तो स्वाभाविक है कि उनको 100% प्लेसमेंट मिलेगा। स्वाभाविक है वो लड़के मेहनत करके आगे जाएंगे। सेकंड उनका टारगेट क्या था, पैसे वाले बच्चे जो एवरेज हैं उनसे मुझे पैसा मिलना है, 27 लाख रुपया, 28 लाख रुपया, जो पूरे कॉलेज को मेंटेन करने में काम आएगा। और उन 100 बच्चों की फीस भी किससे ले ली, उन 27 लाख से ले ली। अब देखो दिस इज द बिजनेस पॉलिसी। और वो सब कहां से आता है, अगेन द कॉन्सेप्ट इज अ डेटा। अगर मेरे पास डेटा है कि कौन बच्चा एकेडमिशियन है, कौन बच्चा इंटेलिजेंट है, कौन बच्चा गरीब है, कौन बच्चा अमीर है, अमीर बच्चे को मुझे कहाँ ले जाना है, गरीब बच्चे को मुझे कहाँ ले जाना है, इंटेलिजेंट बच्चे को मुझे कहाँ ले जाना है। अगर हम बात करें फिटजी का भी देखें आप उदाहरण, फिटजी भी क्या करता है, फिटजी एक टेस्ट कराता है, उस टेस्ट के आधार पे जिन बच्चों के 95 या 90% से ऊपर होते हैं, ही इज गिविंग फ्री कोचिंग फॉर 4 ईयर्स, 3 ईयर्स, 2 ईयर्स। 9th क्लास से फ्री पढ़ाना शुरू करता है, 12th तक फ्री पढ़ाता है। 4 साल वो बच्चे को फ्री पढ़ाता है। और जब बच्चा आईआईटी निकाल लेता है तब वो क्या करता है, ब्रांडिंग, वो उसका नाम यूज करता है कि दिस इज द स्टूडेंट हु हैज डन द कोचिंग इन माय इंस्टीट्यूट। तो वो जो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख जो उसकी फीस थी ना, वो एक फोटो लगाने भर से पूरी वसूल हो गई। दैट इज द व्यूज ऑफ डेटा। तो डेटा का ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। सो हम बात जब इस डेटा की बात कर रहे थे, डेटा को एनालिसिस की बात कर रहे थे, तो एक हडूप नाम का एक सिस्टम आया। तो व्हाट इज हडूप? बेसिकली हडूप इज अ open source software programming framework for storing a large amount of data and performing the computation. Its framework is based on Java programming with some native code in C and Shell script. Hadoop क्या है? एक फ्रेमवर्क है, ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है। आप चाहें अपने में सिस्टम पे इंस्टॉल कर लीजिए। आपके पास अगर कुछ बड़ा सर्वर टाइप के कुछ कैपेसिटी का एक कोई कंप्यूटर हो तो यू कैन इंस्टॉल इट ऑन इट। ऐसा नहीं है कि आप 3 GB या 4 GB और 1 TB पे कर नहीं सकते, श्योरली आप उस पर भी काम कर सकते हो। पर अगर डेटा मेरे पास बड़ा आ जाएगा, 500 GB का डेटा आ गया, तो 1 TB की हार्ड डिस्क में 500 GB मेरा डेटा भर गया, फिर उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गए, तो क्या होगा, क्रैश होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन अगर 1 GB, 2 GB, 1 TB की हार्ड डिस्क में अगर 25-50 GB का हार्ड डिस्क डेटा है, 100 GB का भी है, तो वी कैन वर्क ऑन इट। और दिस Hadoop फ्रेमवर्क वाज डेवलप्ड ऑन अ C एंड जावा। ये सी प्रोग्रामिंग को यूज करके, जावा को यूज करके और कुछ शेल स्क्रिप्ट्स को यूज करके डेवलप किया गया। नाउ ये डेवलप हो गया, ओपन सोर्स कर दिया ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट लोग इसको यूज कर पाए। सो व्हाट वाज इसका यूज क्या था? इट वाज यूज्ड टू मैनेज डेटा।
It was used as a storage data. Also, to process the data on different big data applications running under clustered system. Now, what is the meaning of a clustered? क्लस्टर की बात अपन जब करते हैं तो क्लस्टर्ड का मीनिंग क्या है, क्लस्टर्ड का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द क्लस्टर्ड? तो बेसिकली क्लस्टर्ड का मतलब होता है एक जगह पर एक सा डेटा होना। फॉर एग्जांपल हम बात करें, आप पढ़ते हो फूड क्लस्टर, आपने सुना होगा ना, पेपर में ऐड आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड आईटी क्लस्टर इन इंदौर। आईटी क्लस्टर का मतलब क्या हुआ, उन्होंने एक मंडीदीप नाम की जगह बना दी और मंडीदीप में उन्होंने बहुत सारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज खोल दी। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज, हार्डवेयर इंडस्ट्रीज, आईटी इंडस्ट्रीज। आईटी इंडस्ट्रीज मतलब जहां पे फोटो, मतलब कुल मिला के आईओटी मशीन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ज्यादा मिलेंगे। जैसे अपने भोपाल में भी क्या हुआ, सॉफ्टवेयर पार्क बना दिया हमने। सॉफ्टवेयर पार्क इज ऑल्सो टाइप ऑफ अ क्लस्टर, कि वहां पे उनने केवल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज को ही जगह दी है। ऐसा नहीं होगा कि वहां पे आप आओ तो कपड़े की दुकान खोलो, वो नहीं खुलेगी वहां पे। आप अगर इफ यू आर रनिंग अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी, इफ यू आर रनिंग अ हार्डवेयर कंपनी, if you are running a company which is working on the database, if you are running some online work, doing some online work, तो आप वहां पर जाके you can hire a shop, you can purchase a shop, you can purchase or open an industry or something office, वहां पे केवल आईटी की ही बात होगी। तो क्लस्टर का मतलब होता है एक पर्टिकुलर स्पेस में एक ही प्रकार का डेटा, एक ही प्रकार की कंपनीज को खोलने वाली बात कर रहे थे। तो जब एक ही जगह का एक ही प्रकार का डेटा इकट्ठा होगा, देन वी से इट्स अ क्लस्टर्ड सिस्टम। सो इन द प्रीवियस द इंट्रोडक्शन क्लास में हमने पढ़ा था कि बिग डेटा वाज रिकॉग्नाइज्ड एज बाय 3 V's। जब हम 3 V की बात कर रहे थे तो कुछ दिन बाद 3 V से वो 5 V में कन्वर्ट हो गया और बिग डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात आ गई। So let us redefine or reuse or re-understand the 5 V's of the big data. तो पहला था वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो आप समझ ही रहे हैं। अगर हम बात करें, आज फेसबुक की बात करें, अगर हम फेसबुक पे एक व्यक्ति की बात करें, फॉर एग्जांपल मैं अपनी खुद की बात करूं अगर, तो मैं करीब दिन में 2 से 3 पोस्ट डालता हूं। कुछ कॉलेज की डालता हूं, कुछ पर्सनल फोटोग्राफ शेयर कर देता हूं, 2 से 5 लोगों पे कमेंट कर देता हूं, वेरी गुड, लुकिंग स्मार्ट, लुकिंग गॉर्जियस, अरे वाओ, लाइक कर देता हूं मैं, शेयर कर देता हूं मैं, कमेंट कर देता हूं मैं। मतलब समझ रहे हो ना, मतलब एक आदमी, एक व्यक्ति अगर एफबी अकाउंट खोल के बैठा है तो मिनिमम 10 से 15 क्या कर देता है वो, 10 से 15 वर्क करता है एक दिन में। मतलब कहीं कुछ लाइक कर देता है, कहीं शेयर कर देता है, कहीं कमेंट कर देता है, कहीं वीडियो पोस्ट कर देता है, कहीं वो फोटो पोस्ट कर देता है। मीन्स कुछ ना कुछ वो काम कर रहा है। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में अगर हर आदमी फेसबुक पे कितना डेटा पोस्ट कर रहा होगा, यू कैन नॉट इमेजिन। जेटाबाइट्स ऑफ डेटा इज प्रोड्यूस्ड डेली बाय फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड लिंक्डइन। इन द सेम वे यूट्यूब पे भी देखो आप, तो यूट्यूब पे भी बाढ़ आई हुई है। आजकल खाना बनाने वालों की बाढ़ आई है। कोई केक बनाना सिखा रहा है, कोई सूप बनाना सिखा रहा है, मतलब जो देखो वो कुछ ना कुछ सिखा रहा है। अगर हम बात करें कॉलेजों की, तो कॉलेजों ने भी बाढ़ सी बना लगा दी है, वीडियो अपलोड कर रहे हैं पढ़ाने वाले। मैं भी करता हूँ 4-5 वीडियो, नहीं मैंने भी 25-30 वीडियो अपलोड कर दी। मतलब पिछले 10 साल में 2003 में मैंने अकाउंट खोला था यूट्यूब का, आज दिनांक तक एक भी यूट्यूब वीडियो अपलोड नहीं किया। इन द लास्ट फ्रॉम अप्रैल टू टिल डेट अराउंड 40 वीडियोस हैज बीन अपलोडेड बाय मी। मुझे भी अब मजा आने लगा अपलोड करने में। तो वो क्या हो रहा है, डेटा ऊपर जा रहा है। अब वो कहाँ जा रहा है, कितना डेटा इकट्ठा हो रहा है, वो डेटा पे अगर अपन चाहें उसको एनालिसिस करें तो यू कैन गेट आउटपुट। फॉर एग्जांपल हम कल का उदाहरण दें कि एक बच्चे ने मेरा यूट्यूब का वीडियो देखा और ही कॉन्टेक्ट मी फॉर एडमिशन। अब देखो वो बच्चा रायसेन जिले का है, मुझे नहीं पहचानता, मैं उसे नहीं पहचानता, कौन सा उसने वीडियो देखा मुझे भी नहीं पता। पर ये नीचे देख रहे हैं ना स्लाइड पे मेरा नाम लिखा हुआ है, डॉक्टर नीलेश जैन, मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, ही कॉन्टेक्टेड मी ऑन दिस नंबर।
अब देखो यहां पर सिंगल क्लिक यहां काम आ गई। आपने देखा होगा वो डांस अंकल विदिशा के भाभा में फैकल्टी थे, उनने डांस शादी में किया, वीडियो अपलोड हुआ, वायरल हो गया। वायरल होने के बाद गोविंदा के शो में जा रहे हैं, किसी डांस इंडिया के प्रोग्राम में जा रहे हैं, नाउ ही इज अ सेलिब्रिटी बन गया वो आदमी। तो आप जो डेटा ऊपर भेज रहे हो वो वॉल्यूम्स में जा रहा है, जेटाबाइट्स में जा रहा है, मेगाबाइट्स तो खत्म ही हो गई बात, टेराबाइट्स में डेटा जा रहा है। अभी तो हमने बात करी एक यूजर से रिलेटेड डेटा की। अब अगर हम बात करें सेंसर्स की, इतने सारे सेंसर्स, आईओटी मशीन्स हम लगाते जा रहे हैं, वो डेटा भेज रहे हैं। एमआरआई मशीन्स, वो मेडिकल इक्विपमेंट्स, वो डेटा को भेज रहे हैं। एयरलाइंस, एयरलाइंस तो हर सेकंड में टेराबाइट्स ऑफ डेटा प्रोड्यूस करती है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कैसे करती है? जब एक एयरलाइन ऊपर फ्लाई करने की कोशिश करती है तो देयर आर थाउजेंड ऑफ पैरामीटर्स that are to be calculated, that are to be maintained, and that are to be analyzed before flying the any airline, flying any airplane. कोई भी एरोप्लेन ऊपर जाने से पहले उसमें 1000 पैरामीटर्स होते हैं जिनको एनालिसिस करने के बाद वो ऊपर उड़ना शुरू करता है। प्रेशर है कि नहीं है, पेट्रोल कितना है, वॉल्यूम कितना है, अंदर का ऑक्सीजन लेवल कितना है, बाहर का ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, बाहर का एयर प्रेशर कितना, मतलब देयर आर नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो मुझे नहीं पता अभी। अपन तो 2 5 10 सुनते समझते हैं, पढ़ लेते हैं। मींस वॉल्यूम ऑफ डेटा, you cannot imagine how much data is going on the net, on the cloud every second. तो वॉल्यूम की जब बात हो गई तो इन द सेम कंडीशन देयर केम अ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का मीनिंग आप जानते हैं, फिजिक्स में आप सबने पढ़ा होगा 12th क्लास में। एक है स्पीड, एक है वेलोसिटी। स्पीड का मतलब था एनी डायरेक्शन, बहुत तेजी से कुछ स्पीड की बात हो रही है। वेलोसिटी क्या है? इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर अपन स्पीड को कैलकुलेट करें देन वी से इट्स वाज द वेलोसिटी। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? आप देख रहे हो एवरी इंडिविजुअल विल प्रोड्यूस 3 MB डेटा पर सेकेंड। हम और आप 3 MB डेटा हर सेकेंड में प्रोड्यूस कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, यू आर हैविंग अ मोबाइल, आप व्हाट्सएप कर रहे हो, टेलीग्राम कर रहे हो, यूट्यूब कर रहे हो, एफबी, इंस्टा, ट्विटर, लिंक्डइन, कैम स्कैनर तो बंदी हो गया है, तो एडोब स्कैन, फिर एवरनोट पे डेटा अपलोड कर रहे हो, इंटरनेट बैंकिंग आप कर रहे हो, एमपी ऑनलाइन पे कोई काम कर रहे हो, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का आप यूज कर रहे हो। तो ऑन एवरेज अगर हम बात करें तो वी आर प्रोड्यूसिंग 3 MB डेटा पर सेकेंड। और उसकी स्पीड देखो आप, यहाँ पर स्पीड किलोमीटर्स की बात नहीं कर रहे हैं हम कितने किलोमीटर में स्पीड भग रहा है डेटा, यहाँ डेटा वेलोसिटी की बात हो रही है, हाउ मच डेटा यू आर अपलोडिंग ऑन द क्लाउड पर सेकेंड। स्पीड भी क्या होती थी? पर सेकेंड होती थी, पर आवर होती थी। तो यहाँ पर सेकेंड हाउ मच डेटा वी आर अपलोडिंग ऑन द क्लाउड, दैट इज द वेलोसिटी है। थर्ड, द वेराइटी ऑफ अ डेटा। वेराइटी मीन्स 3 टाइप्स ऑफ वेराइटी थी। नंबर 1 स्ट्रक्चर्ड डेटा हम बात कर रहे हैं, सेकंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की बात कर रहे हैं, थर्ड सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा की बात कर रहे हैं। स्ट्रक्चर्ड डेटा मींस इन सम फॉर्म ऑफ फॉर्मेट, कहीं ना कहीं कोई फॉर्मेट में है, वो टेबल्स के फॉर्मेट में है। जैसे अपन ने बिल बनाया, बिल को अपलोड कर दिया कहीं, तो उसका एक फॉर्मेट है, वो स्ट्रक्चर्ड है। मींस इट इज अ रिलेशनल डेटा विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम, कहीं ना कहीं वो रिलेशंस रख रहा हुआ। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का मतलब है कभी अपन ने टेक्स्ट अपलोड कर दिया, कहीं हमने इमेज अपलोड कर दी, कहीं हमने पिक्चर्स अपलोड कर दी, कहीं आधी पिक्चर अपलोड कर दी, वीडियोस आधा अपलोड हो गया, आधा रह ही गया, इंटरनेट खत्म हो गया मेरा, तो कुछ पार्ट ऊपर पड़ा हुआ है ट्रंकेटेड, कुछ पार्ट नीचे अपने मोबाइल में ट्रंकेटेड पड़ा हुआ है, अनस्ट्रक्चर्ड है, उसका कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। थर्ड सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा मींस लॉग फाइल आर द एग्जांपल, कि जो हम काम कर रहे हैं अपने कंप्यूटर्स पे, एवरी मूवमेंट सम लॉग फाइल्स आर क्रिएटेड,
और जब हम क्लाउड पे काम कर रहे होते हैं, इंटरनेट पे काम कर रहे होते हैं, तो आपने देखा है कि विंडोज जो है, आपका एंटीवायरस जो है, वो ऑनलाइन कनेक्टेड रहता है पूरा। एवरी सेकेंड वो ये बता देता है कि आपने कौन सी वेबसाइट खोली, किस आदमी को आपने क्या टेक्स्ट मैसेज भेजा, ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन, ईच एंड एवरी वर्क इज स्टोर्ड इन योर कंप्यूटर इन अ लॉग फाइल। अब हम उन लॉग फाइल्स के बारे में ज्यादा जानते नहीं हैं, लेकिन जब आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री में चले जाओगे और आप सॉफ्टवेयर डेवलप करना शुरू करोगे, यू विल सी द रोल ऑफ अ लॉग फाइल। अभी भी आप लॉग फाइल सर्च करोगे कहीं सिस्टम में, तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम का, हर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, हर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का, हर एक प्रोग्राम का कुछ ना कुछ लॉग फाइल कहीं ना कहीं स्टोर हो रही होगी। हम जूम पे बात कर रहे हैं तो जूम की एक लॉग फाइल कहीं ना कहीं बन रही होगी कि आपने क्या पढ़ाया, किससे बात की, कितनी देर बात की। ईच एंड एवरीथिंग इज स्टोर्ड समवेयर इन अ लॉग फाइल। तो वो सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा है, वो XML के फॉर्म में कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा होता है, और दैट इज ट्रांसफर्ड ऑन द क्लाउड। जब 3 V हमारे खत्म हुए तो 2 V और नए आ गए, दैट इज द वेरासिटी एंड द वैल्यू। तो वेरासिटी क्या है यहाँ पे? इट्स अ coined for the inconsistent or incomplete data which results in the generation of doubtful or uncertain information. Often data inconsistencies arises because of the volume or the amount of data. For example, data in bulk could create confusion, whereas less amount of data could convey half or incomplete information. For example, अभी हमने बात करी रिलायंस से। रिलायंस ने केवल आपसे क्या लिया? फोन नंबर। फोन नंबर के अलावा उसके पास कोई डेटा नहीं है, लेकिन उसने अपने काम का डेटा कन्वर्ट कर लिया। मतलब हम वैल्यू की बात जब करेंगे, कन्वर्ट कैसे कर लिया? उसने केवल इसी बात पे फोकस किया है, आपकी पेइंग कैपेसिटी क्या है। अब पेइंग कैपेसिटी उसने देख रहा कि आप 5,000 रुपए का सामान मंथली खरीद रहे हो, मीन्स यू आर एन एवरेज इनकम पर्सन। उस 5,000 में भी उसने डाइवर्ट कर लिया या बाइफरकेट कर लिया कि 3,000 रुपए की आपने तो ग्रोसरी खरीदी है या 4,000 की ग्रोसरी खरीदी है, 1,000 रुपए का लग्जरी खरीदा है। लग्जरीज इन द मीन्स आपने शर्ट खरीद लिए, पैंट खरीद लिए या समथिंग एल्स, या केवल उसमें भी आपने वही चीज ली है जो आपकी जरूरत की थी। हो सकता है केवल आपने हर 3 महीने 2 महीने में आप गए हैं, 4 महीने में गए हैं, केवल इंपॉर्टेंट थिंग क्या ली कपड़ों में? आपने अंडरगारमेंट्स के लिए ले लिए। आपने टॉवेल अकेले लिए 5 महीने में, बदलना है क्योंकि आपको यू वांट टू चेंज द टॉवेल। आपने किचन के कपड़े अकेले लिए हैं जो आपको चेंज करना है। मीन्स आप केवल वही चीज ले रहे हैं जो आपकी जरूरत की है। आपने 4 महीने 5 महीने में एक शर्ट ली है, मीन्स ऑफिस के लिए आपने एक शर्ट ले ली है, 3-4 महीने आपने वो पहनी है और यू हैव चेंज द शर्ट। आपने एक ब्लैक पेन खरीद लिया है जो 4 महीने 5 महीने आपने पहना है, आफ्टर 3 to 4 months यू हैव चेंज द पेन। मीन्स आप केवल वही चीज खरीद रहे हैं विच इज इसेंशियल पार्ट ऑफ योर डेली। हाँ, अब हम गए मार्केट में, अरे यार शर्ट अच्छी लगी ले लो, अपन ने कहा पैंट अच्छा लग रहा ले लो, तो वो क्या हो रहा है? आप शौकिया हैं, आप शौक का काम शौक से खरीद रहे हैं, तो फिर यू आर पेइंग कैपेसिटी। और आपकी टेंडेंसी समझ में आती है कि हम अगर आपको कुछ लग्जरी आइटम दिखाएंगे, यू विल परचेज इट। देन इट्स अ वेरासिटी और वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो हम वैल्यू में इंपॉर्टेंट रोल यहाँ प्ले इसलिए कर रहा है कि वो डेटा जिससे कुछ रिजल्ट ना निकाल पाए, इट इज ऑफ नो वैल्यू। पर अगर एवरी डेटा जिसको हम कहीं यूजफुल कन्वर्ट कर लें, देन इट बिकम्स अ वैल्यू। वो फोन नंबर मुझे मिल जाए, 100 फोन नंबर्स मुझे मिल जाए तो मेरे कोई काम के नहीं है, लेकिन 100 फोन नंबर्स के साथ मुझे ये मिल जाए कि इस आदमी ने कितने का सामान खरीदा था पिछले माह, तो मेरे बहुत काम का हो गया। मुझे 500 बच्चों का डेटा आज मिल जाए तो मेरे लिए काम का है, लेकिन कोई काम का भी नहीं। क्यों? लेकिन अगर ये मालूम चल जाए 500 में 100 मैथ साइंस के हैं, 50 बायोलॉजी के हैं, बाकी सब कॉमर्स के हैं, आर्ट्स के हैं, तो मेरा टारगेट क्या हो गया? उन 100 बच्चों को कॉल करो जो मैथ साइंस के हैं, लेट द कन्वर्ट देम इनटू द इंजीनियरिंग एडमिशन।
बायोलॉजी वाले बच्चों को फार्मेसी में कन्वर्ट कर दो, बाकी बच्चे 350 बच्चे उनको उठाओ तो बीए बीकॉम बीएससी वाले किसी आदमी को दे दो जो बीएससी के कॉलेज रन करता। नहीं सब देखो, डेटा को वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए वी नीड सम पैरामीटर्स आल्सो देयर। सो दिस वाज अबाउट 5 V's of the big data. Now question is evaluation of Hadoop. So since हमारा टाइम आउट हो रहा है और मैं नहीं चाह रहा कि इनकम्प्लीट रहे ये लेक्चर, सो वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट क्लास। कल हम इसको दोबारा इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। So let us conclude our class here today.